नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं असुर भारत। गोरखपुर विश्वविद्यालय में हुए प्रियंका भारती की रहस्यमयी हत्या या फिर कथित तौर पर कहा जाए आत्महत्या को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के वरिष्ठ छात्र नेता अनुल दुबे जी। सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो प्रियंका भारती का मामला है वो हत्या है, आत्महत्या है, आप इसको किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? देखिए, मेरे देखने और ना देखने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर जिस तरीके से परिस्थितियां वहाँ गवाही दे रही थी और बाद में भी जिन परिस्थितियों को देख करके हम लोगों ने घर और उनके इधर उधर जहाँ से पता चला, तो कोई ऐसा कोई कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा था जिससे हम ये मान सकें कि वो आत्महत्या है। तो इसलिए लोगों का संदेह जो इस पर गया कि ये हत्या हुई है। जैसे कि वहाँ की एक और परिस्थिति देख लीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हम लोगों ने शुरू में फ़ोटोग्राफ्स देखे, फोटोग्राफ्स में साफ साफ नज़र आ रहा था कि पैर जो है वो ज़मीन से टच कर रहा था और पैर मुड़ा हुआ था। तो निश्चित रूप से ये नहीं लग रहा था कि वो जो है लाश जो है वो टंगी हुई है, जबकि वो साफ साफ ज़मीन से टच कर रही थी। उसके बाद से वो लड़की मोबाइल यूज़ करती नहीं थी। तो इस तरीके की तमाम जो परिस्थितियाँ बनती हैं जो युवाओं की आत्महत्या, इनको भी हम लोग जो है हटा ही सकते हैं। उसके बाद एक होता है कि चलिए आर्थिक स्थिति से अगर गुजर रहा है कोई व्यक्ति तो आत्महत्या कर लेता है। वो भी कोई नया नहीं आया, 21 साल की बच्ची को कौन सी आर्थिक समस्या अगर आन पड़ी हो जिससे वो आत्महत्या कर ली हो। उसके बाद अगर समझ में आता है कि पारिवारिक कलह अगर हो तो भी अगर कुछ समझ में आता है, तो हम लोग उनके घर वालों से मिले, जिस तरीके से घर वाले तत्पर थे लड़ाई को लड़ने के लिए और जिस तरीके से प्रेम दिख रहा था बच्ची के प्रति, उससे भी ये नज़र नहीं आ रहा था कि ये जो है आत्महत्या है। तो इसके अलावा जो कारण है वो हत्या का ही कारण नज़र आता है। तो इससे मुझे भी संदेह होता है और बाकी लोगों को भी यही संदेह होता है। गोरखपुर विश्वविद्यालय पूरे पूर्वांचल का सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान है और ऐसे जगह पर एक छात्रा की हत्या होना क्या विश्वविद्यालय प्रशासन के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करता? देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति, मैं फिर से इस शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा कि हत्या हो गया है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हत्या हुआ या आत्महत्या हुआ या जो भी हुआ, अगर किसी की मृत्यु होती है, ऐसी स्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में संदेह अगर उत्पन्न होता है तो कहीं ना कहीं इसको जांच करके तुरंत ही साफ कर देना चाहिए, ताकि आगे आने वाले समय में लोगों के प्रति मन के अंदर कोई भय ना बैठा हो। अगर छात्रा का हत्या हुआ है तो दोषियों को अभी तक सजा मिल जानी चाहिए थी। अगर आत्महत्या हुआ है तो क्या कारण है ये जांच करके उनको बता देना चाहिए था, क्योंकि आत्महत्या का कोई भी कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो जो भी जांच का विषय है जिसको जांच करना चाहिए था, अभी तक उस परिवार को, देखिए अगर आत्महत्या भी है, मैं कहता हूं कि अगर आप आत्महत्या भी कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन इसका दोषी है। उस विश्वविद्यालय में जहाँ पे क्लासेस नहीं चल रहे हैं, जहाँ के जिस डिपार्टमेंट में करोड़ों के खर्चे हुए हैं, वहाँ पे आखिर कैमरा क्यों नहीं चल रहा है, वहाँ पे आखिर गार्ड क्यों नहीं है, आखिर कर्मचारी क्यों नहीं है, ये सब सारे सवाल उत्पन्न होते हैं और किसी के ऊपर अभी तक एक पैसे की कार्यवाही नहीं हुई। ये साफ साफ विश्वविद्यालय प्रशासन का ढुलमुल रवैया दिखाता है। और इसलिए हम लोग पहले भी मांग करते रहे हैं, धरना प्रदर्शन करते रहे हैं कि कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय का इसमें बहुत ही बड़ा चूक नज़र आ रहा है, या तो दोष होगा या तो कहीं ना कहीं चूक होगा। इसको स्पष्ट कर दिया जाए, जांच कर दिया जाए। और कहीं ना कहीं इसके साथ साथ मैं ये भी मांग करता हूं, और उस समय भी हम छात्र नेताओं ने और सारे लोगों ने मिल करके इस मांग को उठाया था कि जो परिवार है, उस परिवार की एक मेधावी छात्रा अगर चली गई है और उसमें कहीं ना कहीं अगर हत्या है या आत्महत्या है, तो गलती विश्वविद्यालय प्रशासन की है। उनको हर स्तर से उस परिवार को मदद करना चाहिए। अभी तक मुझे नहीं लगता है कि जिला प्रशासन से लेकर के विश्वविद्यालय प्रशासन तक का एक पैसे का मदद उस परिवार को हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से पुनः यह मांग करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द उस परिवार को कुछ मदद किया जाए और इस मामले में जाँच अच्छे तरीके से किया जाए और स्पष्ट किया जाए कारण क्या है, जो भी कारण है। इस मामले को लेकर के आप लोग पहले दिन से लगे हुए हैं और उत्तर प्रदेश जो पुलिस प्रशासन है, जो सरकार है, जिन्होंने जिस तरह से सोशल एक्टिविस्टों के ऊपर फर्जी मुकदमे लाद करके उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश किया गया है, इसी संदर्भ में बहुत से लोगों पर, शायद आपके ऊपर भी FIR था, तो आप लोग सरकार के इस फैसले को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, हम लोग तो ये लगातार देख रहे हैं, ये पहला मुकदमा हमारे ऊपर नहीं था। लगातार इस सरकार में कई बार मुकदमे हुए, जेल भी भेजा गया है। तो ये दमनकारी शक्तियाँ हैं। अगर जनता की आवाज़ जो भी कोई उठाता है तो उसके ऊपर दमन की जो है शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये कोई ना कोई कार्रवाई करते हैं। मात्र इस प्रियंका भारती वाले मामले में ही दो तीन तरीके से परेशान किया गया। एक तो डिटेन करने का काम किया गया, दूसरा 149 CRPC में नोटिस भेजा गया कि हम आप लोगों से जो है तमाम प्रकार की संकटें उत्पन्न हो सकती हैं, इसको देखते हुए आपके ऊपर 149 के नोटिस भेजा गया है। अगर आप कोई भी, मतलब
हम लोग कोई दंगा फसाद तो करते नहीं है, कोई हत्या तो करते नहीं, कोई चोरी डकैती तो करते नहीं है। अगर आप कोई भी आवाज़ उठाएंगे तो आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होगी। उसके बाद से एक और मुकदमा भी लगा दिया गया। उस मुकदमे में भी हम लोगों ने 16 तारीख को जाकर के सिटी मजिस्ट्रेट के समक्ष हम लोगों ने बेल लिया है। तो इस तरीके की तमाम दमनकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तो कभी लाठी का प्रयोग करते हुए, तो कभी मुकदमों का प्रयोग करते हुए, तो कभी जेल भेज करके ये लोग चाहते हैं कि आवाज़ को दबा दिया जाए और आप और जनता को बस यही पता रहे कि सब कुछ चंगा सी। क्या लगता है गोरखपुर विश्वविद्यालय में आम छात्र छात्राओं की मुद्दे को लेकर के लड़ने वाले लोगों को बोलने की आज़ादी है? नहीं, बिल्कुल आज़ादी नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो गरीबों को जो पैसा जो पहले कमाते थे 10,000 वो 8,000 हो गया होगा। ये मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा बहुत कम हुआ होगा। हो सकता है कि अन्य किसी चीज़ों में जो बढ़ोतरी होनी चाहिए थी वो घट गई हो, पर बोलने की आज़ादी, अपनी बात को रखने की आज़ादी और अभिव्यक्ति की आज़ादी में जो कुठाराघात इस सरकार ने पहुंचाया है वो आज तक हम लोगों ने कभी नहीं देखा था कि इस तरीके से कुठाराघात पहुंचाया गया हो। अगर आप अपनी मांग को लेकर के, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। आप यहीं से फ़ोन मिलाइए, अगर कोई घटना हो जाती है, एक फ़ोन मिला दीजिए कि सर यहाँ चेन स्नैचिंग हो गई है। गारंटी मैं बता रहा हूँ कि आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे बाद पुलिस आएगी। पर आप एक LIU को रिपोर्ट भेज दीजिए या पुलिस को रिपोर्ट भेज दीजिए कि यहाँ पे योगी जी का पुतला फूंका जा रहा है। गारंटी बता रहा हूँ 5 मिनट के अंदर पूरा फोर्स उतर जाएगा और पुतले को जलाने से रोका जाएगा। पर अगर एक बड़ी घटना हो जाती है, उस घटना को रोकने के लिए या उस घटना के बाद कार्रवाई करने के लिए पुलिस का रवैया जो होगा बिल्कुल ढुलमुल रवैया होगा। इसका मतलब है कि कुल मिला जुला करके जो फोर्स है, पुलिस प्रशासन की देखिए कमी नहीं होती है। पुलिस प्रशासन को अगर शासन अगर ये आदेश दे कि आप जाके गुंडा बदमाश पकड़िए तो वो जरूर जाके पकड़ेगी, पर उनको आदेश ये है कि गुंडा बदमाश को बाद में छोड़ दीजिए, उनको पकड़ा जाएगा, देखा जाएगा। पहले आप नेताओं को पकड़िए, पहले जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको पकड़िए, पहले आप सोशल एक्टिविस्टों को पकड़िए कि जो भी हमारी कमियों को उजागर कर रहे हैं पहले आप उनको पकड़िए, उनको संभालिए कि कहीं वो सड़क पर उतर करके ये जनता को ना मैसेज दे दें कि हम जिस तरीके से फेल हैं वो फेल का मैसेज जनता के बीच में ना जाए। आप ये कहीं भी देख लीजिएगा, कभी भी आप आजमा करके देख लीजिएगा, तो इस तरीके की भयावह स्थिति आज की डेट में उत्पन्न हो चुकी है। क्या लगता है कि इस पूरे मामले में अब तक जो प्रशासन की कार्रवाई रही है उसको मद्देनजर रखते हुए लगता है कि प्रियंका को न्याय मिल पाएगा? अब मुझे तो कोई न्याय की उम्मीद शुरू से ही सरकार से नहीं रह रही है, क्योंकि लगातार हम लोगों ने देखा प्रियंका के मामले में भी तो आप देख ही रहे हैं, हम लोगों को खुद भी न्याय नहीं मिल पा रहा। जब मुकदमे पे मुकदमे हो रहे हैं तो इस पर हम कहाँ से माने कि न्याय मिल पाएगा, और अभी तक न्याय मिलता दिख भी नहीं रहा है। तो मैं तो उम्मीद करूँगा, उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है कि न्याय मिलेगा, पर अब भगवान जाने कि क्या होगा और ये उत्तर प्रदेश की सरकार जाने कि क्या करना चाह रहे हैं और किस तरीके से न्याय देना चाह रहे हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय का जो माहौल है, क्या लगता है इससे पूर्व की सरकार में कैसा था और इस समय कैसा गोरखपुर विश्वविद्यालय का? देखिए, मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया कि मैं जो है मैंने होश जो संभाला लगभग 2012-2010 से हम लोग राजनीति देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं। उससे पहले की जो सरकारें थी, मैंने आपको बताया गुंडा बदमाशी ये हो सकता है घटा हो बढ़ा हो सकता है कि कोई भी चीज़, पर जो दमनकारी शक्ति, जो आवाज़ रोकने की जो बात हुई है, इस तरीके से आवाज़ किसी भी सरकार में आज तक नहीं रोका गया था। मैं बस यही स्पष्ट रूप से आपको बस ये कह देना चाहता हूँ, ये आवाज़ रोकने की जो बात है वो आज तक हम लोगों ने इस तरीके का कुठाराघात कभी भी नहीं देखा था कि नेताओं के ऊपर इस तरीके से हमलाएं हो रहा है और पत्रकारों के ऊपर। जैसे कि मैंने पुलिस के बारे में बताया, पुलिस भी आज की डेट में बहुत लोग पुलिस को जो है कोच रहे हैं कि प्रशासन ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, लेकिन प्रशासन मजबूर है। जिस तरीके से पत्रकारों का भी हालत है, हम लोग यहाँ पे मौजूद है, सिविल लाइन में भी हम लोग मौजूद हैं, दैनिक जागरण सारे मीडिया सेंटर यहाँ पे मौजूद हैं। पत्रकार चाहते हैं आवाज़ उठाना, पर उनके जब मालिक ही बिके हुए हैं तो वो क्या कर सकते हैं, मजबूर हैं। पत्रकार अपना कलम चलाना चाहता है, पर उसके कलम को अगर कोई पकड़ के रोक देगा तो आखिर कलम कैसे चलाएगा, उसको अपने पेट को भी तो देखना है। तो इस तरीके से इतने भारी तरीके से ऐसे रोका गया है, ऐसा अंकुश लगाया गया है कि बस जनता की आवाज़ ना उठने पाए। बाकी सब जैसा है वो चलता रहेगा, पर आवाज़ कोई ना उठा पाए। जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में हत्याएं, लूट, छिनैती, डकैती हो रही हैं, अभी दिल्ली में हमने देखा एक 9 साल लड़की के साथ रेप करके जला दिया गया। फिर कुछ दिन पहले गोरखपुर के गोला में अनीस कन्नौजिया की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। उसके बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय में घटना घटती है। तो सरकार इस पर जो समस्या है रोकने के लिए कहाँ तक सक्षम है? मैंने बताया आपको ना, जो पुलिस और प्रशासन है ये नेताओं को रोकने में लगी हुई है, तो अपराधियों को कहाँ से रोक पाएगी? अपराध नहीं रुक पाएगा। अपराधियों को रोकने के लिए अगर पुलिस को लगाया जाए तो शायद अपराध रुक सकता है। अपराध को अंकुश करने के लिए इनको जो मीटिंग है, इनकी मीटिंग अपराधियों के प्रति होनी चाहिए। पर दुर्भाग्य ये है कि जिला प्रशासन और शासन का जो है मीटिंग होता है वो नेताओं को किस तरीके से अंकुश लगा दिया जाए, कभी किसी प्रदेश स्तर के नेता को कैसे रोका जाए, तो कभी किसी विश्वविद्यालय के नेताओं को कैसे रोका जाए। बस इनकी रणनीति यही है कि आवाज़ दबा दी जाए।
इससे पूर्व और वर्तमान की कुछ घटनाओं को देखा जाए तो ऐसा नहीं लगता है कि सरकार एक जाति विशेष को टारगेट कर रही है? ये देखिए, जात विशेष को टारगेट कर रही है ये मैं नहीं कह सकता, ये पूरी जनता को ही टारगेट कर रही है। कोई ऐसी जात विशेष बची ही नहीं है जो अपने इस समय यहाँ पे कोई बढ़िया स्थिति में हो। कोई ऐसा जात नहीं है, कोई ऐसा धर्म नहीं है। आप हो सकता है कि कह रहे हो कि हिंदुओं के लिए बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, जो मौत हो रही हैं, जो हत्याएं हो रही हैं, जो लूट हो रही हैं, जो जब कोई लूट करता है तो ये नहीं देखता है कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, हिंदू है, मुसलमान है, बौद्ध है, क्रिश्चियन है, सिख है, ये कोई नहीं देखता है। तो जब ये अपराध बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति परेशान है। आज महंगाई अगर बढ़ी हुई है तो हर एक व्यक्ति परेशान है। जाति छोड़िए, धर्म छोड़िए, चाहे हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो वैश्य हो, कोई भी व्यक्ति हो वो आज के डेट में परेशान है। हर एक व्यक्ति आज त्राहिमाम कर रहा है। अभी ओलंपिक में हमने देखा वंदना कटारिया एक होनहार प्लेयर थे, उन्होंने इतिहास रचा ओलंपिक में हैट्रिक लगाने का, लेकिन उसके बाद भारतीय टीम मैच हारी और उनके घर के सामने तोड़ फोड़ किया गया, जाति सूचक गालियाँ दी गई। आपको नहीं लगता इनके पीछे कहीं न कहीं जातिवाद था? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अगर इस तरीके की जो घटनाएं हैं, इस तरीके की घटनाएं तो निश्चित रूप से जातिवाद से प्रेरित होती हैं। इन लोगों को बचना चाहिए। और ऐसे जो भी लोग करते हैं, मैं हमेशा से कहता हूँ, चाहे वो जाति हो, चाहे वो धर्म हो। मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं यहाँ पे बैठ करके परशुराम जी का नारा जरूर लगा सकता हूँ और मुझे आज़ादी भी है और मैं लगाऊंगा भी, पर मैं किसी भी जाति को के विरोध में अगर मैं कुछ बोलता हूं तो ये निश्चित रूप से बहुत ही गलत बात है। और जो भी व्यक्ति बोलता है वो सबसे पहले वो अपने जाति का दुश्मन होता है, फिर वो किसी भी जाति का दुश्मन होता है, और चाहे वो कोई भी धर्म का है। अगर मैं हिंदू हूं तो मैं जोर जोर से यहाँ जय श्री राम का नारा लगाऊंगा, पर मैं किसी अन्य धर्म पर टिप्पणी करने की मुझे कोई भी आज़ादी नहीं है और ना ही मुझे लगाना चाहिए। और जो व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे, मैं फिर से आपको बताता हूँ, कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे जाति के व्यक्ति को किसी भी तरीके से भेदभाव करता है या गलत शब्दों का प्रयोग करता है तो वो निश्चित रूप से समाज में रहने लायक है। इससे पूर्व की सरकारों में और वर्तमान सरकारों में आपको क्या लगता है जातिवाद के जो मामले थे उसकी दर में वृद्धि हुई है या घटा? देखिए, जातिवाद का जो आरोप लग रहा है कि एक जाति के विशेष का ठाकुरवाद का जो आरोप लग रहा है, उस तरीके से अगर हम देखें तो मैं फिर से आपको कहा कि मैं किसी भी जाति के व्यक्ति को मैं गलत नहीं बोलूँगा। पर जो योगी जी का काम है, योगी जी का निश्चित रूप से बार बार अगर कहीं ना कहीं ये बात उठ करके आ रही है कि जातिवाद बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं जब चिंगारी होती है तभी आग लगता है, धुआं निकलता है। तो इस तरीके से तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं अन्य जातियों पे, पिछड़ी जातियों पे भी और अन्य लोगों पे भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से भी मैं ब्राह्मण जाति का हूँ, ब्राह्मणों का भी बहुत ही आक्रोश है कि बहुत तरीके से गलत हो रहा है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब एक राजा निरंकुश हो जाता है तो वो ना जात देखता है, ना वो धर्म देखता है, वो केवल और केवल पाप के रास्ते में निकल जाता है। और जब पाप होता है तो निश्चित रूप से सारे लोग जो है इसको झेलते हैं। और जो व्यक्ति शासन में बैठा रहता है, उनके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो उसी चूंकि जाति विशेष के होते हैं, इसलिए शायद वो लोग ज़्यादा करते हैं, वो ज़्यादा दिखता है। मुख्यमंत्री जी का जो रवैया है वो आप शुरू से जानते हैं, मुझे इस पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। मैं किसी के जाति पे क्यों टिप्पणी करूं, पर कहीं ना कहीं इस समाज में जो संदेश जा रहा है वो सही संदेश नहीं जा रहा है। सरकार के द्वारा गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं पे आरोप लग रहे हैं कि चूंकि मामला मुख्यमंत्री के शहर का है और लड़की दलित है तो आप लोग राजनीति कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, अभी इस पर मैंने एक और बात बता दूं, जैसे जो मुकदमे लगे हैं वो आप देख लीजिए, जात को कोई नहीं देखता। आप ठाकुर होंगे और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो योगी आदित्यनाथ नहीं बर्दाश्त करने वाले हैं। आपको पता है कि उस मुकदमे में ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, ओबीसी भी है और SC ST है, सारे हैं। जो भी व्यक्ति इसके खिलाफ अगर आवाज उठाता है तो वो चाहे किसी जाति का हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे उनके परिवार का ही क्यों ना व्यक्ति हो, वो व्यक्ति उनके खिलाफ हो जाएगा, उनका विरोधी हो जाएगा और उसके खिलाफ मुकदमे, उनको जेल जाना है। चाहे वो किसी जाति धर्म का क्यों व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उनकी वो पूजा करता है, अगर उनके वो शरण में है तो फिर वो उनका है। ये आप समझ लीजिए। ये लोग ऐसे लोग हैं जो जात और धर्म देख करके नहीं, ये केवल अपना निजी लाभ देख करके काम करते हैं। ये जिस तरीके के सिद्धांतों की बात करते हैं और इनके भाषणों को जब सुन लेंगे तो जो सिद्धांत झलकता है इनके मुंह से, आप प्रैक्टिकल रूप में जब जमीन पे उतर जाएंगे तो वो सारे सिद्धांत गायब हो जाते हैं। वो सिद्धांत केवल और केवल मीडिया चैनलों के बड़े बड़े जो प्रायोजित पत्रकार हैं उनके द्वारा ही बहुत बढ़िया लगता है कि 4 बजे उठ जाते हैं और खुद विधानसभा में जाकर के सोते हुए नजर आते हैं। तो इस तरीके के तमाम सिद्धांत और तमाम बढ़िया बातें जो हैं उनके मुख से, मुखार बिंदु से आपको सुनने को मिलेगा, पर जब जमीन पे जब उतर के देखेंगे तो वो सारी चीजें गायब हो जाती हैं। किस किस शब्दों का प्रयोग उनके द्वारा किया जाता है ये आप बखूबी जानते हैं और यहाँ के लोग जानते हैं। किस तरीके की मानसिकता द्वारा उनके द्वारा काम किया जाता है ये भी आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरी जनता जानती है। ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ये प्रचलित हो चुका है और निश्चित रूप से आने वाले समय में जनता उनको जवाब भी देगी। प्रियंका भारती को न्याय दिलाने के लिए
आपके संगठन का आगे की रणनीति क्या होने वाली है? देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि सर्वप्रथम जब ये घटना घटित हुई उसी रात मैंने, जब उस समय पोस्टमार्टम नहीं हो रहा था, तो मैं रात में मेडिकल कॉलेज में पहुंचा। शाम तक मुझे ये सूचना मिली और मैं बाहर था। उसके बाद भी रात तक हो गया, उसको मुझे पता चला कि अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है। मैंने रात में जाकर के, वहाँ बरसात हो रहा था, मैंने वहाँ पे आंदोलन की शुरुआत की। और जब मैंने आंदोलन की वहाँ पे शुरुआत की, तब जाके, उससे पहले मात्र 2 सिपाही वहाँ पे खड़े थे। और जब मैंने वहाँ पे शुरुआत किया तो उस समय 4 थानों का फोर्स गिरा करके वहाँ पे फिर पोस्टमार्टम रात में 1 बजे किया गया। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि जब तक आप आवाज़ ना उठाइए, जब तक आप शोरगुल ना करिए, नहीं करेंगे, तब तक इन लोगों द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। उस समय तुरंत पोस्टमार्टम हुआ, वीडियोग्राफी हुई, ये सारी चीज़ें हुई। और सारे छात्र नेताओं ने उसके बाद से दलीय प्रतिबद्धता को तोड़ते हुए, क्योंकि जब छात्र की बात होती है तो यहाँ पे शुरू से गोरखपुर विश्वविद्यालय की ये परंपरा रही है कि जात की, क्योंकि यहाँ पे जातिवाद का भी बहुत मामला रहा है, शुरू से ही रहा है, उसको तोड़ते हुए, पार्टी की उसको तोड़ते हुए, सभी चीज़ को तोड़ते हुए सारे लोग एक साथ आते हैं और आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो किसी जात धर्म की लड़की रही हो या कोई भी रहा हो। और उसके बाद हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग भी, तमाम लोग वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे आंदोलन किए और उनके परिवार को ये विश्वास दिलाया कि आपकी लड़ाई के लिए हम लोग आखिरी दम तक लड़ेंगे। हमारे खिलाफ भले ही प्रशासन ने 149 CRPC में नोटिस जारी कर दी हो कि आप आवाज़ नहीं उठा सकते, पर जब भी उनका परिवार कहेगा और जब भी हमें लगेगा कि गलत हो रहा है तो हम आवाज़ जरूर उठाएंगे, चाहे उसके लिए हमारे ऊपर अलग से मुकदमा कर दिया जाए, चाहे हमें जेल भेज दिया जाए। और कांग्रेस पार्टी के सारे लोग, जिला अध्यक्ष से लेकर के महानगर अध्यक्ष, सारे लोग वहाँ पे पहुँचे भी थे और कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से उनके साथ खड़ी है। वर्तमान सरकार जब चुनाव लड़ने आई थी तो इनके मैनिफेस्टो में था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपको क्या लगता है ये कहाँ तक सफल है इस मुद्दे? अभी कल मैं जो है एक और दलित बस्ती में घूम रहा था, क्योंकि आज हम लोग जो है घूम रहे हैं जय भारत महासंपर्क अभियान कांग्रेस द्वारा लाया गया है, तो उसी में हम लोग वार्ड और हर जगह पे घूम रहे हैं। तो कल हम लोग इसी वार्ड के जस्ट बगल में बेतिहाता जो वार्ड है उसमें हम लोग दलित बस्ती में घूम रहे थे। तो वहाँ की स्थितियाँ ये थी कि किसी के घर में बिजली नहीं थी, चूल्हा तक नहीं था, सड़क पे आप मतलब चल नहीं सकते थे, अगर आप अपने मोबाइल से या कोई टॉर्च का सहारा ना ले तो कहाँ आप गिर जाएंगे पता नहीं चलेगा, और जहाँ गिरेंगे उसके बगल में गड्ढे में कितना पानी भरा हुआ है उसमें आप गिर जाएं तो कौन सी घटना कब हो जाए, छत जो है कब गिर जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो उस विषम परिस्थिति में किस तरीके से वहाँ के बच्चे पढ़ रहे होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ के बच्चे पढ़ाई करने की स्थिति में है। वहाँ के बच्चे जो है वो 2 दिन की रोटी खा लें, यही उनके लिए बहुत होगा। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि वहाँ वो पढ़ाई कर पाएंगे। आज की डेट में केवल वही पढ़ पाएगा जिसके माँ बापों ने लाखों और करोड़ों रुपया जमा करके रखा हो, वही अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा। अन्यथा आप स्कूलों की स्थितियाँ देख रहे हैं, छोटे जो स्कूल हैं वो बंद हो चुके हैं, सरकारी स्कूल का कोई मतलब ही नहीं है। और बड़े बड़े जो स्कूल हैं, जो हम लोग सिविल लाइन में हैं, यहाँ पे भी बड़े बड़े स्कूल हैं, यहाँ पे किसी छोटे घर के लड़के नहीं पढ़ते हैं। तो छोटे घर के जो लड़के हैं वो अपने घर पे हैं, शिक्षा और किताब जो है वो झोले में रख करके रख दिए हैं कि जब हो सकता है कुछ अच्छा समय आए तो बच्चों को कुछ ज्ञान दिया जाएगा, अन्यथा वो स्कूल जाने की परिस्थिति में बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या लगता है, आपने शिक्षा के मुद्दे को उठाया, तो आपको नहीं लगता इस देश में दोहरी शिक्षा नीति लागू है? देखिए, शिक्षा नीति मैंने आपको बताया कि गरीबों, चाहे वो, फिर मैंने आपको कहा कि देखिए जब कुठाराघात होता है तो जात और धर्म से अलग आप गरीब, मगर कल दलित बस्ती में था, जो भी गरीब होगा, और कल मैं 1-2 जगह और भी कहा जहाँ सवर्ण भी जो थे वो भी गरीब हैं, दोनों ही अपने बच्चों को पढ़ाने की स्थिति में नहीं है। चाहे आप कॉन्वेंट में डाल दीजिए, चाहे आप किसी बड़े स्कूल में डाल दीजिए, तब तो पढ़ाई हो पाएगी। उतना फीस देने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं है, कहाँ से वो पढ़ेंगे? और सरकारी स्कूल की हालत आप देख रहे हैं किस तरीके का हालत है, कैसे वो जाएंगे पढ़ने के लिए? और जो छोटे स्कूल हैं, आज स्थिति ये है कि बहुत तमाम सारे छोटे स्कूल हैं वो बंद होने की स्थिति में है। तो आज के डेट में शिक्षा बहुत दूर हो चुका है गरीबों से। जो शिक्षा है उसके लिए अब देखिए इंतजार करना पड़ेगा। जिस तरीके से इन लोगों ने पूरे तंत्र पे जो हमला किया है, आज की स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है। आज की डेट में अगर आप रोजगार खोजने निकलेंगे तो शायद रोजगार नहीं मिलेगा, शिक्षा लेने निकलेंगे तो शायद शिक्षा नहीं मिलेगा। आप अगर गलत काम करने के लिए निकलेंगे तो उसकी आपको आज़ादी है, अगर आप आवाज़ उठाने के लिए निकलेंगे सरकार के खिलाफ में तो उसके लिए आज़ादी नहीं। प्रियंका भारती को लेकर के आप लोगों ने शासन, प्रशासन और सरकार से मांग किया था कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ मुआवजा मिले, 1 नौकरी मिले, तो क्या लगता है अब तक इस मामले में जो न्यायिक प्रक्रिया है वो कहाँ तक पहुँची? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अभी तक जो है प्रशासन इसमें शून्य है, अभी तक कोई भी कार्रवाई इस पर हो नहीं पा रही है। हम लोगों ने जो भी मांग किया था अभी तक वो पूरा नहीं हो पाया है। तो निश्चित रूप से ये देखिए, मैं फिर आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि अगर ये मांग नहीं पूरी होगी तो फिर कहीं ना कहीं प्रशासन ही हमें उकसा रहा है कि फिर हमें रोड पर निकलना पड़ेगा, फिर हमें मांग को लेकर के आंदोलन करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोगों ने ये मांग किया और मैंने शुरू में ही बताया कि वो मेधावी छात्रा थी अपने परिवार की, और कहीं ना कहीं आगे चल करके कोई अधिकारी बनी होती
और जा करके अपने परिवार का पालन पोषण करने की स्थिति में वो आई होती, जो कि आज वो परिवार बहुत ही गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहा है। और ये गलती कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन की ही गलती है। तो इस गलती को अपने एक्सेप्ट करते हुए, समझते हुए कहीं ना कहीं उनको मदद करनी चाहिए। विश्वविद्यालय प्रशासन से मैं पुनः एक बार निवेदन करता हूँ कि एक नौकरी जो है विश्वविद्यालय में उनके परिवार के किसी भी व्यक्ति को दिया जाए, और 1 करोड़ रुपए की जो हम लोगों ने मांग की है वो जिला प्रशासन किसी तरीके से प्रबंध करे, और विश्वविद्यालय प्रशासन भी अलग तरीके से DSW के माध्यम से, अधिष्ठाता छात्र कल्याण के माध्यम से उस परिवार का जरूर कोई ना कोई उनका कल्याण करना चाहिए। एक आखिरी प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा कि गृह विज्ञान की जो विभागाध्यक्षा हैं दिव्या रानी सिंह, उनके ऊपर आरोप लगे थे और इससे पूर्व में भी उनके साथ ऐसे आरोप लग चुके हैं, तो उनको इस पर आपका क्या मतलब? देखिए, मैंने स्पष्ट रूप से आपको कहा, फिर मैं ये कहता हूँ कि आरोप लगे थे, पूर्व में लगे थे कि बाद में लगेंगे, इससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे इस वर्तमान की मतलब है कि वर्तमान में जो घटना घटी है इसका जांच होना चाहिए, और इसमें जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाए, चाहे वो एक चपरासी हो और चाहे वो कुलपति हो, उसके बीच में कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसकी गलती पाई जाती है उसको जेल भेजा जाना चाहिए। 302 का मुकदमा दर्ज है, और अभी तक किसी प्रकार के अगर साक्ष्य नहीं जुटा पाए जा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही भारी गलती विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से हो रही है, और जिला प्रशासन की तरफ से हो रही है, और पुलिस की तरफ से भी हो रही है। तो ये थी एक समीक्षा रिपोर्ट प्रियंका भारती वाले मामले को लेकर के। गोरखपुर से हर खबर के साथ बने रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत